Hello students, I want to start here atomic structure next lecture। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स। और आपको बता दें कि यूटी फर्स्ट यूनिट टेस्ट 1 आपका नज़दीक आ रहा है। अगस्त के लास्ट वीक तक पॉसिबल है कि आप लोगों का यूनिट टेस्ट होगा। यूनिट टेस्ट की डेट टेंटेटिव डेट आ गई है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि अगस्त लास्ट वीक में स्टार्ट होगा, जिसमें 4 चैप्टर्स आएंगे। आपके 4 चैप्टर्स होंगे। वो 4 चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं इसका। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग। 4 चैप्टर्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। इसके पहले हम लोगों ने बोर्स मॉडल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे बोर्स मॉडल के बारे में। अब यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर आता है। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। एक है आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन और दूसरा है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दोनों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट? डी ब्रॉगली जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक इक्वेशन दिए थे जिनको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। उन्होंने बताया था कि मैटर जो है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। मैटर शुड ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो मैटर है वो 2 तरह का बिहेवियर शो करता है। पहला है, एक तो वो वेव की तरह बिहेव करता है और दूसरा पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, वेव लाइक पार्टिकल्स, और दूसरा है लाइट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, इस इक्वेशन को हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, जो कि एच प्लॉन्क, यहाँ पे एच प्लॉन्क कांस्टेंट है, एम मास ऑफ पार्टिकल्स है, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है। तो एच और पी इक्वल्स टू एम वी होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर एम वी की जगह पी रख सकते हैं। तो एच अपॉन पी आएगा इसका आंसर। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, पी यहाँ लीनियर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल्स का है। अब देखिए, यहाँ पर एक और हम कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो v की वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2m के ई। अगर v निकालते हैं तो √2m के ई आएगा। ये वैल्यू v की होगी, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं v की जगह। तो v की जगह ये वैल्यू आ सकता है m इंटू वी, तो m है ही है, अब v का वैल्यू √2 ke m होगा। तो इस तरह से हम ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर q v की। और तो v जो है यहाँ पर q क्या होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या शो करता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन ये हमें बताता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में होते हैं, वेव करेक्टर शो करते हैं। उनका जो वेवलेंथ है वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स बहुत शॉर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मास जो है लार्ज होता है। m बड़ा होगा तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज़ करेगा। m की वैल्यू, मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास होगा, हर पार्टिकल्स का अलग अलग मास होगा। तो अगर मास इंक्रीज़ करेगा तो लैम्डा वेवलेंथ इसका जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ये हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से समझ सकते हैं। तो वेव पार्टिकल्स इसका जो है कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इस तरह हम कह सकते हैं कि दियर वेव प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी डिटेक्टेड एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड विथ अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है पता है आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं।
कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। ये सब जो अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, वेरी स्मॉल मास, जो इसका मास बहुत ही छोटा है। ओके, अब अगला आगे बढ़ते हैं हम। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अनसर्टेनिटी के ऊपर है। इसमें अगर कोई एक स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स का एब्सोल्युटली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। तो वही ये जो है कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। मतलब सही उसका जो है डिटर्मिनेशन करना इम्पॉसिबल है एक साथ, पोजीशन को और मोमेंटम को। अगर हम पोजीशन को यहाँ पर डेल्टा एक्स लें और मोमेंटम को डेल्टा पी लें तो इनका जो साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन है ये इम्पॉसिबल है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है एक साथ। अगर इसमें हम पोजीशन को मेज़र करते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी, अगर मोमेंटम को जो है डिटरमाइन करते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। तो ये जो है लेस एक्यूरेट होगा। तो प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी जो पोजीशन और मोमेंटम का है वो हमेशा कांस्टेंट होगा या इक्वल टू ग्रेटर दैन h/4 होगा। तो यही इक्वेशन शो करता है क्या? ये शो करता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 kg होता है। तो ये जो है h की वैल्यू होता है। और यहाँ पर डेल्टा एक्स, और अगर हम p की वैल्यू रख दें तो p की वैल्यू क्या होती है? mv होती है। तो अनसर्टेनिटी, मास हमेशा कांस्टेंट होगा तो m कांस्टेंट होगा, तो अनसर्टेनिटी किस में आएगी? ये जो है चेंज इन वेलोसिटी में आएगा। मास कांस्टेंट रहेगा, ये इसकी वैल्यू h/4 के ग्रेटर होगा। तो h/4m कह सकते हैं हम, इसकी वैल्यू 4m से ज़्यादा होगी अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा v की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा v होगा, डेल्टा v और डेल्टा एक्स की वैल्यू लेंगे तो ग्रेटर इक्वल्स टू h/4m के होगा। ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब देखिए यहाँ पर एक अगर जो है हम एक्सपेरिमेंटली इसको शो करें, एक्सप्लेन करें, तो चेंज ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इम्पैक्ट विथ फोटोन से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स, यहाँ पर एक इंसिडेंट फोटॉन जो कि लाइट सोर्स से यहाँ पर आ रहा है, जो कि ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का आउटर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड फोटॉन यहाँ पे जाता है। तो न्यू पाथ वेलोसिटी यहाँ पर ये v क्रिएट होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं। जो एक्सपेक्टेड इसका पाथ है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि दोनों पोजीशन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर एक साथ डिटरमिन करते हैं तो जो इसका पिन पॉइंट है पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू यूज़ लाइट सो दैट द photon of light strikes the electron and the reflected photon is seen in the microscope. रिफ्लेक्टेड जो फोटोन है वो हमें माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। तो ये है एक्सपेरिमेंटली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हिटिंग, जब वो हिट करेगा तो पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिस्टर्ब। उसका जो वेलोसिटी है या पोजीशन है ये डिस्टर्ब हो सकती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्या महत्व है इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? तो यहाँ पर हम महत्व को देखेंगे तो सिग्निफिकेंस इसका ये है कि इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफाइनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज स्टेटेड इन बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में जो बताया गया था कि वो फिक्स्ड पाथ होता है या ट्रेजेक्टरी पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो है उसका उसके खिलाफ है, उसका जो है ये मतलब एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो है इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा वहाँ पे बताया नहीं गया था कि जो है
कैसे उसका वो होगा, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा हम यहाँ देख सकते हैं इट्स रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफाइनेट पाथ और ट्राजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज स्टडीड इन बोर्स मॉडल, जो बोर्स मॉडल में बताया गया था। ओके, अब इफेक्ट ऑफ जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिग्निफिकेंट है सिर्फ पोजीशन मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सबसे स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए ये है, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। माइक्रो और मैक्रो दो वर्ड हैं। माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ये है। अदरवाइज़ ये जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये जो है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल अलाउड नहीं है। तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम की। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑफ जो ये मॉडल है ये थ्योरेटिकली जो है ये डील करता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो कि हाइजेनबर्ग्स में आप पढ़ चुके हैं कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल अलाउड है। तो यहाँ पर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंतर्गत करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंतर्गत करते हैं। फंडामेंटल इक्वेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स का है वो डेवलप किया था श्रोडिंगर ने। यहाँ एक नाम याद रखना है, श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे, जिन्होंने इक्वेशन दिया था फंडामेंटल इक्वेशन। वो फंडामेंटल इक्वेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, तो उनका नाम है श्रोडिंगर। इन्हीं के नाम से ये इक्वेशन है, जिसकी वजह से इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहेंगे। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर सिर्फ हमें ये जानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, वो वेव से रिलेटेड था। तो ये इक्वेशन डिस्क्राइब करता है एक फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई की बात कर रहे हैं, इस सिंबल को हम साई कहते हैं। ये वेव फंक्शन जो करता है ये सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, इलेक्ट्रॉन्स लाइक एनर्जी, पोजीशन, ऑर्बिटल्स, इन सब इंफॉर्मेशन को रखता है। तो ये जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, और इंफॉर्मेशन जो साई के अंदर स्टोर रहता है इलेक्ट्रॉन, वो जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर, जिसकी बात हम आगे करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स से हम इसके जो है सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं, और वो क्वांटम नंबर क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। तो साई स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। ये जो साई है वेव फंक्शन है, ध्यान रखना, जो साई है ये वेव फंक्शन है। साई स्क्वायर इज़ द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। किसी भी फिक्स्ड एटम का हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये हम पता करते हैं इसके थ्रू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के थ्रू। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है एनर्जी, वो मैक्सिमम होता है। मतलब जो है इसका ये कहें कि 3 डायमेंशनल जो स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों 3D स्पेस है, हम मानते हैं कि 3D स्पेस है, और वहाँ पे उस स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम होती है। 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसी 3D स्पेस को हम क्वांटम नंबर ऑर्बिटल कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो क्वांटम नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं, 4 नंबर हैं जो कि जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लगाते हैं। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन के एटम के इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन पता करते हैं, यानी जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिटल के बाहर जो ऑर्बिटल के चारों ओर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर,
तो उनका जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं किसके थ्रू, क्वांटम नंबर के थ्रू। क्या क्या इन्फॉर्मेशन पाते हैं हम, इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं लोकेशन के बारे में, एनर्जी के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, किस टाइप का वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब उनका शेप क्या है, साइज़ क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, लोकेशन क्या है, एनर्जी क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड। तो 4 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है लोकेशन। हम लोकेशन के बारे में पता करते हैं इस फॉर क्वांटम नंबर के थ्रू, पहला हो गया फर्स्ट। और सेकंड एनर्जी के बारे में पता लगाते हैं। और थर्ड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, ये थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जानते हैं। शेप के बारे में, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसका इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर के थ्रू लगता है। अब 3 क्वांटम नंबर्स इसमें ये हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये डिराइव किए गए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। और फोर्थ जो है स्पिन क्वांटम नंबर्स, ये प्रपोज बाद में किया गया था। तो तीनों जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीनों क्वांटम नंबर को डिटरमिन किया गया है। और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर जो है बाद में प्रपोज किया गया था। तो पहला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेल के बारे में बताता है हमें। सेल क्या होता है, जो वही इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो एक ऑर्बिट है उसी को हम सेल कहते हैं। सेल जो होता है, सेल के ही अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में जो एक क्लास की तरह एक जो है ऑर्बिट होता है, जो सेल है, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बिलोंग करता है। और वो जो सेल है वो n, उसको हम n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। n 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा हो सकता है। तो ये n, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये सपोज दैट कि एक जो है यहाँ पर हम शो कर रहे हैं आपको, देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं ये है, सेकंड ऑर्बिट ये है, तो ये n=1 पहला सेल है। और ये सब सेल है, फर्दर सब सेल है n=2। तो सेल और सब सेल यही होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर एक जो है जो सेल है, इसी में इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स करते हैं। तो इसी नंबर को n से शो करते हैं। इस नंबर को n से शो किया जाता है। n=1 फर्स्ट सेल है, n=2 सेकंड सेल है। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। और ये क्या है, ये क्या करता है, ये जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की जो हम बात कर रहे हैं हम, n=1 2 3 4 5 इसी तरह से जो होगा। तो आप लोगों ने पहले इसको के सेल, एल सेल इस तरह से पढ़ा होगा। तो ये मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है ये नंबर। और इसी की बेस से हम ये पता लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है दिस सेल्स में, मतलब हायर एनर्जी लेवल, मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस सेल में, तो हायर एनर्जी लेवल में वो जंप करता है। और ये एवरेज डिस्टेंस जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है, उसकी रेडियस क्या है। जैसे ये बात करें कि ये न्यूक्लियस है आपका, तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो ये हम पहले भी बोर्स मॉडल में पढ़ चुके हैं कि इसकी रेडियस जो है आर कैसे डिटरमिन किया जाता है, उसका एक फार्मूला है, उसके थ्रू हम जो है कैलकुलेट करते हैं इसका रेडियस। और जो कम्प्लीटली डिटरमिन किया जाता है एनर्जी हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ का, उनका जो है एनर्जी भी डिटरमिन किया जा सकता है बाय यूजिंग इक्वेशन En=-RH। इस तरह से हम इक्वेशन का यूज करते हैं, Z² और 1/n² माइनस 1/n1²। तो ये इस तरह से जो है एनर्जी भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। प्रीवियस आप लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़। और जो
ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एन पर, एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जो लास्ट एनर्जी लेवल है यानी कि जो और nth एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स हायर एनर्जी लेवल है। कैसे है, जैसे मान लीजिए ये है, तो इस ऑर्बिट की अगर बात करें तो ये जो है इसमें कम रिवोल्यूशन लगेगा, टाइम कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में, जबकि यहाँ से अगर दूसरे सेल की बात करें तो ये दूर हो जाता है, इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसकी एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होगा। ये मतलब हायर एनर्जी लेवल होगा, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल किस पर डिपेंड करेगा, एन पर, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए। तो एनर्जी दोनों पर डिपेंड करेगा, एन और एल। अब क्या होता है एल, वो हम पढ़ते हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 × n² होता है। जैसे n=1 है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 1 का होल स्क्वायर 2 आएगा। n=1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट सेल के लिए। सेकंड सेल के लिए n=2 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 8 आएगा। 8 जो है होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड सेल में। इस तरह से n=3 अगर रखेंगे तो 2n² में n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आएगा n=3 के लिए। इस तरह हम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा किसी भी सेल में वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरफ। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसका 3 नाम है, ये ध्यान रखना। एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सब्सिडरी क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये 3 नाम है इसका, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो सेल और सबसेल होते हैं उनका नंबर ऑफ सबसेल, तो इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करता है वो इंक्रीज़ करता है, और ये एक्सप्लेन करता है प्रेजेंस ऑफ फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। तो मतलब ये मेन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है, और ये टाइप्स बताता है कितने नंबर ऑफ सबसेल्स किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितना नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट है, और एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट है सबसेल में या नहीं, वो भी इसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो 2 मेन पॉइंट है यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेल कितना प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर सेल में, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इसके थ्रू पता करते हैं एल से। तो देखते हैं शेप्स ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स भी पता करते हैं एक और, कि कौन सा इसका शेप है, एस है, पी है, डी है, एफ है। ये 4 ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ इनका जो है शेप क्या है, शेप का मतलब जैसे एस स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है, और जो डी ऑर्बिटल है वो डबल डम्बल शेप में है। तो इस तरह से इसके शेप को भी डिटरमिन करता है, ये बताता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस एनर्जी सबसेल्स, इसके बारे में भी बताता है, जैसे एल की वैल्यू 0 to n-1 होती है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to n-1, जैसे कि अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, ये जो है इसका वैल्यू होगा 0 1 2 3 4। ये वैल्यूज़ l की वैल्यू होंगी, n की वैल्यू से 1 कम होगा, ठीक है, n की वैल्यू से 1 कम, मानी l बराबर n-1, l=n-1 हम कह सकते हैं। फर्स्ट सेल के लिए जैसे n=1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, और सेकंड सेल के लिए l की वैल्यू 0 1 होगी, थर्ड सेल के लिए 0 1 2, फोर्थ सेल के लिए 0 1 2 3। इसी के बेस पर हम इसका शेप भी पता करते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल ये होता है एस पी डी एफ जी एच। इस तरह से नंबर ऑफ एल जो नंबर होगा प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बेस पर ये जो है ये वैल्यू के बेस पर ध्यान रखना। इस 0 होती है एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है, जी के लिए 4 होती है, एच के लिए 5 होती है। ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखना है कि किस ऑर्बिटल के लिए कितनी वैल्यू होती है।
तो SPDF जो रिप्रेजेंट करता है ये लेटर्स, ये इसका फुल फॉर्म है शार्प प्रिंसिपल, ये S है, ये P है, ये D है डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल F। SPDF इनका फुल फॉर्म है शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। इस तरह से इनका जो है डेजिग्नेशन किया गया है। और ये L=5 कॉल्ड G सेल, L=4, L=5 कॉल्ड H सेल। इसी तरह से आगे भी होते हैं, लेकिन मेन यही हमारे जो है SPDF जो है ये पीरियोडिक टेबल में भी यहीं तक आता है। GH की कोई जो है अभी एलिमेंट इस तरह का नहीं है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन G या H सब सेल में हुआ हो। तो अभी SPDF में यही जो है यूज में है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के लिए L की वैल्यू 0, L ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सेल S और सब सेल के लिए इसकी वैल्यू L=0 होगी, तो ये S ऑर्बिटल है। और 0 1 2 है तो ये S एंड P दोनों है। और 0 1 2 है तो ये P S P D तीनों है। और F L अगर 0 है, 0 1 2 3 है तो ये S P D एंड F सब सेल होगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब सेल्स हैं वो किसी भी प्रिंसिपल सेल में अगर प्रेजेंट हैं तो उनका जो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल्स होगा उसको रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो इनकी एनर्जी है सब सेल की वो रिप्रेजेंट किया जाता है इनका वेरियस एनर्जी लेवल्स। इस तरह से ऑर्डर है SPDF, मतलब ये लोअर और लोअर एनर्जी लेवल है और F जो है हायर एनर्जी लेवल में है। तो इस तरह से इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फार्मूला है। एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिटल के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं H/2 √L L+1 H/√L L+1। L जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, H जो है प्लांक्स कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम जो है इसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर जो है एक्सप्लेन करता है कि लाइन स्पेक्ट्रम जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई हैं, जैसे कि हमने बोस मॉडल में भी डिस्कस किया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लाइट करती हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लाइट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में उनको हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो जीमन इफेक्ट में जो लाइंस स्प्लाइट कर जाती हैं, each spectral lines split up into the number of lines that is known as Zeeman effect। इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये क्या होती हैं, स्प्लाइट करती हैं, तो इस केस में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है तो इलेक्ट्रॉन जो सबसेल का है वो जो है कुछ फिक्स्ड इसका रीजन होता है स्पेस में जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ये रीजन जो स्पेस है उसका जो रीजन है, उस रीजन को पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर से देखते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सबसेल कैन ओरिएंट देमसेल्व इन सर्टेन प्रिफर्ड रीजन ऑफ स्पेस। किसी पर्टिकुलर स्पेस में रहते हैं और इन्हीं को अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन का पता लगाता है कि वो किस पर्टिकुलर सबसेल में है। इस ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगाते हैं और ये जो है वैल्यू, जो m की वैल्यू है इसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू जो है l पर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी वैल्यू होगी वो -l से +l तक इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। तो ये जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती हैं। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू l की वैल्यू जो है 4 है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी ±4 और 0, यानी कि 0 1 2 3 4 और -4 -3 -2 -1। तो ये इसका वैल्यू होगा। ये जो है इतना वैल्यूज़ होंगी किसकी, m की, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो -l ये हो गया -l
-L और ये हो गया +L और ये आपका 0 इंक्लूडिंग 0। तो ये जो है वैल्यूज़ m होगा, जो कि ओरिएंटेशन को बताता है कि ये कैसा इसका ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है किस ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप पर्टिकुलर SPDEF के लिए आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं m की, और उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स भी उतने ही होते हैं। जैसे s ऑर्बिटल की बात करें तो s ऑर्बिटल के लिए m = 0 होता है, तो इसका एक ही जो है ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो p ऑर्बिटल के लिए 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ भी -1 0 और 1 होती है, -1 0 और 1 होती है। इसकी वैल्यू 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए। इसी तरह इसके भी हम अगर देखें तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि ये शो करता है कि इसकी वैल्यू m = -2 -1 0 1 2 होता है, ये d ऑर्बिटल्स के लिए, और इसके लिए l की वैल्यू 2 होती है। तो इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो f ऑर्बिटल के लिए, f सबसेल के लिए नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो है 7 होते हैं, 3 4 5 6 7। इस तरह से देख सकते हैं ये जो है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हैं फॉर f सेल। अब इसके लिए -3 ये होगा, -2 -1 0 1 2 और 3। तो ये जो है वैल्यूज़ पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए होती हैं। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, m की वैल्यू। px py pz इनका नाम भी होता है, जैसे s ये s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, जैसे ये 3 जो ऑर्बिटल हैं, इस 3 ऑर्बिटल का नाम भी होता है px py और pz, ठीक है। और इसी तरह से d ऑर्बिटल के लिए जो है, d ऑर्बिटल के लिए ये जो होते हैं 1 2 3 4 5 5 होते हैं। तो ये आपका dx dy dz और dx² - y² और dz²। तो ये इसका ऑर्बिटल का नेम है। तो d के 5 सेट्स होते हैं, इसी तरह से f के भी होते हैं। तो ये जो है वैल्यूज़ px के लिए m की वैल्यू 0 होती है, py के लिए m = +1 होता है, pz के लिए m की वैल्यू -1 होता है। अब इस तरह से वैल्यू ऑफ m हम देख सकते हैं। dx², ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं d ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यूज़ होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि ये क्या वैल्यू होंगी। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो है dx², यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, ये वैल्यूज़ जो हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं 4 5, तो ये dx² पहला होता है, दूसरा dxy और तीसरा dyz, और ये होता है आपका dx² - y² और ये होता है dxy, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है आप निकाल सकते हैं क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये 5 नंबर ऑफ सबसेल हैं और इनके लिए ये ऑर्बिटल्स होते हैं, और जिन ये सभी एनर्जी लेवल सेम होता है, और जिसका एनर्जी लेवल सेम होता है उसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। दीज ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल हैविंग इक्वल एनर्जी दैट इज़ नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, अब नेक्स्ट है जो इसमें 3p ऑर्बिटल्स हैं, पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेल है, उनका सेम एनर्जी होता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Similarly, all 5d orbitals of a particular cell have the same energy। ये इसका एनर्जी लेवल से इसी के अकॉर्डिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन्स फिल भी होते हैं। तो ये जो टोटल इसका पॉसिबल m वैल्यू है जो 2l+1 होता है किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इन गिवन सबसेल इक्वल्स टू 2l+1, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है किसी भी सेल के लिए वो n² होता है। टोटल नंबर ऑफ जो गिवन सेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सेल n² और 2l+1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इन अ गिवन सबसेल। अब अगर देखें तो 2s की जो एनर्जी है वो लिथियम से ज़्यादा होती है, और इस तरह से सोडियम से ज़्यादा होती है, पोटेशियम मतलब
ऊपर से नीचे जाने पर इसकी जो वैल्यूज़ हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या होती हैं, वो घटती हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स, इस तरह से हम देख सकते हैं। लास्ट है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के चारों ओर, किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर अगर ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसकी दो स्पिन्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, एक प्लस हाफ होती है और दूसरा माइनस हाफ, यानी कि एक क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा क्या है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी एक ऐसे डायरेक्शन होगी और एक ऐसे डायरेक्शन होगी। तो जो क्लॉकवाइज होता है वो हाफ होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो माइनस हाफ होता है। तो इससे स्पिन का पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव्स करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन स्पिन जो होती है उसके एक्सिस के अबाउट होती है। जैसे दो एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, तो इसके अराउंड में ये कैसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो ये आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे हमें पता चलता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। तो ये क्वांटम नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताता है। तो ऑर्बिटल, यहाँ पे हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। एन ऑर्बिटल्स कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन। किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं और उनका जो साइन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पी में 6। इसी तरह से डी में कितना होगा, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा और एफ में कितना होगा 14। डी में 10 और एफ में कितना होगा 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स अभी जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट